हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको विकारी चार्ट का अगला टॉपिक सर्वनाम व उसके भेद के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले संज्ञा व संज्ञा के भेद के बारे में बताया था। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्वनाम की पहचान कैसे करें, कौन सा सर्वनाम है, इसका क्या महत्व है। मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। सर्वनाम व उस सर्वनाम के भेद। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करके वाक्य में सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वही ये शब्द है जो सर्वनाम कहलाते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है जिसके अंदर 5-7 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें किसी एक ही व्यक्ति या एक ही प्राणी के बारे में बताया गया है, जिसके स्थान पर है जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो चलो समझते हैं इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है जो किस प्रकार होता है। एक जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। वे तपस्या कर रहे थे। तो वे कौन है? साधु महात्मा। साधु महात्मा क्या है? एक संज्ञा शब्द है और साधु महात्मा के स्थान पर वे शब्द आ गया तो वे शब्द क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। वे तपस्या कर रहे थे। इतने में एक घायल अवस्था में कबूतर आकर उनके पास गिरता है। उनके किनके? साधु महात्मा के पास आकर गिरता है। उसके शरीर पर बड़ा घाव लगा हुआ था। वह छटपटा रहा था। उसके किसके? कबूतर के बड़ा घाव लगा हुआ था। तो कबूतर भी ये क्या है? संज्ञा शब्द है। वह छटपटा रहा था। वह कौन छटपटा रहा था? कबूतर छटपटा रहा था। तो महात्मा को दया आई और उसे बड़े प्रेम से ऊपर उठाया और उसकी मरहम पट्टी की और उसे ठीक होने तक उसकी सेवा की और उसे जंगल में छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे शब्द है, उनकी है, उसकी है, वह है, उससे है, उसकी है, उसकी है। ये जो शब्द ग्रीन वाले जो शब्द है, ये सारे शब्द सर्वनाम है। अगर इनके स्थान पर हम साधु महात्मा या कबूतर रखते तो वाक्य में निरस्ता आ जाती और कहानी पढ़ने में आनंद नहीं आता। इनके स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग करके इस स्टोरी की एक सुंदरता को बढ़ा दिया। इसलिए सर्वनाम होते हैं वो वाक्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के आधार पर सर्वनामों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद है। एक मौलिक सर्वनाम, दूसरा है यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम को मूल सर्वनाम भी कहते हैं और ये मूल सर्वनाम 11 होते हैं जिनको हम आगे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यौगिक यानी कि यौगिक शब्द से ही पता चल रहा है। यौगिक का मतलब योग यानी कि मिलकर के बनते हैं, जिन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। और इन मूल सर्वनामों का प्रयोग किसी वाक्य के रूप में करते हैं तो प्रयोग के आधार पर है जो इनको बांट देते हैं। और इन प्रयोग के आधार पर सर्वनामों को 6 भागों में या फिर सब प्रकारों में बांटा गया है। वह 6 प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं। एक मौलिक सर्वनाम, दूसरा है यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम को
पहले बता दिया आपको कि इसे मूल सर्वनाम भी कहते हैं। और ये मूल सर्वनाम है वो 11 होते हैं। 11 कौन कौन से है? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। इन मूल सर्वनामों का प्रयोग एक हम परिवर्तन करके, जिनको हम यौगिक रूप में बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, मिला करके कुछ बना देते हैं, लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनका परिवर्तन कर देते हैं, तो वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मूल सर्वनाम हमने मैं लिया, मैं का हमने बहुवचन बना दिया, हम बन गया। और मैं के आगे हमने क कारक लगा दिया या फिर को कारक लगा दिया तो मुझको बन गया। ने कारक लगाया तो मैंने बन गया। र कारक लगाया तो मेरा बन गया। और मेरा का लिंग बदला तो मेरी बन गया। इस प्रकार ये परिवर्तन हो गए। यह से हमने इसको बदल दिया, इन्होंने, इसने, इसका, इसकी, तो बहुत सारे हैं जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि यह शब्द बदल करके अन्य शब्द बन रहे हैं, इनको मिला करके दूसरे शब्द बन रहे हैं, तो वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। वह, उसका, उसकी, उन्होंने, ये सारे शब्द हैं जो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों को 6 भागों में बांटा गया था और वो 6 भाग है। पहला है जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर किसी प्राणी का बोध होता है या किसी व्यक्ति का बोध होता है। जिन सर्वनामों से किसी के पीछे किसी प्राणी या किसी व्यक्ति का बोध होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जिसके अंदर मैं, वह, यह, तुम, उस इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मैं रोज 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो मैं के पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा है। 4 घंटे कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई प्राणी पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है जिसके पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा है, तो मैं शब्द यहाँ पर क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कल दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली कोई न कोई दिल्ली जा रहा है तो उसके लिए तुम शब्द आ गया, तो तुम शब्द क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि जिसके पीछे किसी प्राणी का बोध हो, किसी व्यक्ति का बोध हो, उससे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उससे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं है, हम है, मुझे है, हमारे है, हम में, हमको, ऐसे शब्द होंगे वो उत्तम पुरुष होंगे। जैसे कोई उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति है वो स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो मैं जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या कहलाया? उत्तम पुरुष। मेरे बहुत दोस्त हैं, बोलने वाला वक्ता अपने लिए मेरे शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो मेरे शब्द क्या हो गया? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनने वाला, यानी कि जिसे किसी मान लो संबोधित करके उसके बारे में कुछ कहा जाए या जिससे बात की जाए, जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में कुछ प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे तुम है, तुम है, तुम्हारे हैं या तुम्हारा है, तुम लोग हो, इनके ऐसे शब्द आएंगे तो मध्यम पुरुष कहलाएंगे। जैसे तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, तो तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, तुम्हारे किसी स्कूल के नाम मतलब किसी दूसरे के बारे में बात की जा रही है। तुम दिल्ली कब जा रहे हो, तो ये किसी
सुनने वाले के लिए बात की जा रही है, सामने वाले किसी व्यक्ति से जिससे बात की जा रही है उसके स्थान पर प्रयुक्त शब्द कर रहे हैं। तुम दिल्ली कब जा रहे हो, तो तुम शब्द क्या हो गया, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बदले में हम लिख करके जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। जैसे यह है, वह है, इसका है, उसकी है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, यानी कि किसी अन्य के बारे में बात की जा रही है जिसको क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर उसको शब्द क्या आ गया, अन्य पुरुष हो गया। इसने ठीक से पढ़ाई की है, तो इसने क्या किया है, ठीक से पढ़ाई की है, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसने भी अच्छी पढ़ाई की है उसके बारे में बात की जा रही है, उसके स्थान पर है जो इसने शब्द आ गया है। इसने क्या हो गया, किसी दूसरे की बात में बात कर रहे हैं, तो ये इसने एक अन्य पुरुष हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम है जो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रयोग के आधार पर दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या फिर जो कार्य करता है, करने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके लिए आप है, आप शब्द का प्रयोग है, यानी कि स्वयं के लिए करेगा या खुद के लिए करेगा या स्वतः के लिए करेगा, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मैं खुद पर आस्था रखता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं खुद पर, तो मैं और खुद शब्द क्या आ गया, निजवाचक सर्वनाम है। अपनी सहायता खुद के हाथों में, तो यहाँ पर अपनी क्या शब्द आ गया, एक निजवाचक सर्वनाम हो गया। क्यों, ये अपने स्वयं के लिए बात कर रहा है, ये व्यक्तिगत बात यहाँ पे हो रही है। तो जिनमें व्यक्तिगत बात होती है, स्वयं किसी स्वयं के लिए बात होती है, तो वो जैसे आप है, आपके है, अपने हैं, खुद के है, ऐसे में जो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। मेरी माताजी अपने आप, तो अपने आप क्या हुआ, यहाँ निजवाचक सर्वनाम। अपने आप यानी कि स्वयं की बात हो रही है, भोजन बनाती है। मेरी माताजी अपने आप भोजन बनाती है, अपने आप निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा किसी वस्तु की ओर निकटवर्ती या फिर दूरवर्ती संकेत का बोध होता हो, उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या किसी प्राणी या किसी वस्तु का एक निश्चित का बोध होता है, उसकी एक निश्चितता को बताता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके अंतर्गत यह, वह, एस, ओस इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे यह घर मेरा है, तो यह शब्द आया है घर मेरा है, यानी कि घर की विशेषता है जो यहाँ पर एक निश्चित कर दी गई है, यह घर मेरा है, यानी कि इससे पहले संज्ञा आती है और इस संज्ञा से पहले जो शब्द आता है यह, वह, तो वो एक निश्चित उस वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को निश्चित कर देता है, संज्ञा को निश्चित कर देता है, उससे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह शब्द क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह एक बार फिर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रहा। वह एक बार, तो वह क्या आ गया, किसी प्रथम जो प्रतियोगी दौड़ रहा था, प्रथम स्थान दौड़ रहा था, उसका है जो निश्चित स्थान है, जो उसका निश्चित कुछ निश्चित है जो यहाँ पर कर दिया है, यानी कि स्थान निश्चित कर दिया है वह ने, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। तो यह वह पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी प्रयोग होता है।
निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो एक और उदाहरण मैंने दिया है, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। तो यह यहाँ पर जो यह आया है, यह किसी प्राणी की बात हो रही है, जो किसी व्यक्ति की भाव का यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो यह आया है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और ऊपर वाले उदाहरणों में हमने समझा है कि इनका यह का प्रयोग कैसे होता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अपना नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के विषय में कोई निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ऐसे शब्द आएंगे। उदाहरण से समझते हैं, मैंने कुछ खा लिया है। अब क्या खाया है उसका कुछ निश्चित नहीं है, तो कुछ यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारे लिए किसी का फोन आया है। तुम्हारे लिए किसी का फोन आया है। तो किसी का फोन आया है तो कौन है, इसकी कोई निश्चित बात नहीं है। किसका फोन आया है वो इसका कोई निश्चय नहीं है। तो ये क्या हुआ, किसी शब्द क्या आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ बाजार से लाना है। बाजार से क्या लाना है इसका कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि इससे अपने किसी भी वाक्य की संज्ञा की निश्चितता का पता नहीं चलता है, कुछ निश्चय नहीं होता है। तो ऐसे शब्द होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। 5 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में सवाल पूछने या जानने के लिए किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में हम सवाल पूछते हैं या उनके बारे में हम जानते हैं, तो वो सर्वनाम कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, जिसके अंतर्गत जैसे कौन है, क्या है, कब, कहाँ इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे तुम बाजार से क्या लाए हो। तो ये एक प्रश्न बन गया कि बाजार से तुम क्या लाए हो, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपने क्या खाया, तो यहाँ पर भी क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो तो बाहर कौन आया है, तो कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है 6 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि शब्द। यानी कि एक वाक्य या फिर एक व्यक्ति का, एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ में संबंध हो जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी क्या आ गया, जैसी का संबंध वैसी से हो गया, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो जैसा और वैसा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। यह वही लड़का है जो घर आया था। यह वही लड़का है, तो वही और जो है संबंधवाचक सर्वनाम आ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सर्वनाम के टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है और आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए मैं
धन्यवाद करता हूँ और